हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल टीएसपी क्लासेस। तो कैसे हैं आप सब? आई होप आप लोग बिल्कुल ठीक होंगे। आप सबकी पढ़ाई कैसी चल रही है कमेंट करके जरूर बताइएगा। तो जैसा आप सभी को पता है कि आप लोगों की अभी प्रारंभिक शिक्षा के जो है आपका प्रारंभिक शिक्षा यानी पेपर 2 उसकी क्लास चल रही है। तो इस उसका 2 क्लास हो चुका है, ये आपका तीसरा क्लास होगा। ठीक है। और मैंने आपको पहले क्लास में बताया था कि इतना जो मैं पढ़ा रही हूँ उसको आप पढ़ लीजिए। और जो आपकी बुक में लास्ट वाला जो चैप्टर है, चैप्टर 14, उसमें जितनी भी योजनाएं हैं, कार्यक्रम है, उसको आप अच्छे से पढ़ लीजिए। क्योंकि वो जो है बहुत सारे क्वेश्चंस वहां से बनते हैं। मैंने आपको कल की क्लास में पूरा दिखाया भी था कि इतने क्वेश्चंस बने हुए हैं। और जो बच्चे के पास पीडीएफ नहीं था, मैंने वो पीडीएफ भी टेलीग्राम पे सेंड कर दिया है। उस चैप्टर की पूरी पीडीएफ आपको भेज दिया है, क्वेश्चन के साथ भेजा हुआ है। तो आप कृपया करके अगर पास होना है तो उसको पढ़ लीजिए। ठीक है। तो उसी परियोजना वाला जो है आपका जो पाठ मैं बात कर रही हूँ परियोजना का, उसी का कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न है, वही मैं आज आपको कराने के लिए क्लास ये दे रही हूँ। ठीक है। ये आपकी क्लास महत्वपूर्ण योजना और कार्यक्रम से संबंधित है। उसी में जितने भी आपके क्वेश्चंस आए हुए हैं वो कराया जाएगा। लघु उत्तरी मैं करा रही हूँ, अति लघु आप अपने से प्रैक्टिस करिए। वो 2 क्लासेस कर लीजिए। उसके बाद अति लघु आप अपने से उसको करिए। ठीक। लघु उत्तरी बहुविकल्पी करा देंगे, अति लघु आप अपने से करिए। ठीक है। ये आपका टेस्ट रहेगा, क्योंकि वो चीजें आपको बहुत डिटेल में पढ़ाया गया है। जैसा कि मैंने पिछली क्लास में भी आपको बताया था कि सारी वीडियोस आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। और इस क्लास में भी मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में वो दोनों जो है क्लासेस वहां मेंशन कर दूंगी, आप वहां पे जाके उसको देख लीजिएगा। ठीक है। तो चलिए अब हम क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। और एक बात और, कल हम लोगों ने ये सब चीजें पढ़ा हुआ था ना कि जिला परियोजना की स्थापना कब हुई थी, और बीईपी क्या है ना। और जो है आपका एमओएसटी, एसपीओटी, ये सब क्या है, हम लोगों ने सब कुछ पढ़ा था। सिर्फ मतलब एक क्या था शॉर्ट फॉर्म में कि हाँ इसका फुल फॉर्म क्या होता है। ठीक। इसकी स्थापना कब हुई थी, ये सब क्लासेस हम लोगों ने पिछली क्लास में किया था। तो आज जो क्लास है वो स्पेशली आपकी योजना और कार्यक्रम वाली है। कौन सी है? योजना और कार्यक्रम वाली है। ठीक। तो उसको चलिए हम देखते हैं। देखिएगा पहला क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन है, जिला परियोजना कार्यालय की स्थापना का उद्देश्य। आपका जो जिला परियोजना कार्यालय है उसकी स्थापना का क्या उद्देश्य है। ठीक है। एक बात देखिएगा, सभी आंसर में एक चीज कॉमन रहता है। वो क्या? कि बालिकाओं बालकों को 6 से 14 वर्ष की जो उम्र हो उनको शिक्षा के लिए प्रेरित करना, है ना। और उनको क्या करना? मुफ्त में शिक्षा देना। ये सब चीजें कॉमन है। तो आप इस तरीके से अगर आप बना के पढ़ेंगे ना तो आपको चीजें अच्छे से आसानी से याद हो जाएगी। तो देखते हैं, जिला परियोजना कार्यालय की स्थापना का क्या उद्देश्य था। तो पहला उद्देश्य देखते हैं क्या है। शिक्षा के सार्वभौमिकरण के लक्ष्य को पूर्ण करना जिला परियोजना कार्यालय का प्रमुख उद्देश्य है। कहने का मतलब ये है कि शिक्षा के सार्वभौमिकरण का जो लक्ष्य है, ठीक है, उसी को पूरा करना जिला परियोजना कार्यालय की स्थापना का मुख्य उद्देश्य है। तो समझिएगा, शिक्षा के सार्वभौमिकरण से क्या मतलब है। यानी चाहे कोई भी, ठीक है, चाहे वो लड़का हो चाहे वो लड़की हो, किसी भी जात का हो, किसी भी वर्ग का हो, किसी भी धर्म का हो, सभी को समान शिक्षा देना क्या होता है? सार्वभौमिकरण होता है। ठीक है। तो वही कहा जा रहा है कि शिक्षा के सार्वभौमिकरण का जो लक्ष्य बना हुआ है उसी को पूरा करना क्या है? जिला परियोजना कार्यालय का प्रमुख उद्देश्य है। ठीक। और दूसरा देखते हैं उद्देश्य क्या है। बालिकाओं एवं महिलाओं का विभिन्न योजनाओं के माध्यम से पुरुषों के समान ही शिक्षा प्राप्त करने के लिए प्रेरित करना है। और दूसरा उद्देश्य क्या है? कि बालिकाओं को, ठीक, और महिलाओं को जो अलग अलग योजनाओं के माध्यम से जिस तरीके से पुरुष को शिक्षा मिल रही है उसी के समान किसको? बालिकाओं और महिलाओं को भी जो है शिक्षा देने की
देने के लिए क्या करना, उसको प्रेरित करना। कहने का मतलब ये है कि अभी भी बहुत सारी ऐसी जगह हैं जहाँ पे क्या है, महिलाएं और बालिकाएं बहुत पीछे हैं, जहाँ पे क्या है उनको ठीक से शिक्षा नहीं मिल रही है। वहां पे क्या है, लैंगिक विभिन्नताएं हैं। कहने का मतलब ये है कि महिलाओं को, बालिकाओं को पढ़ने का अवसर नहीं मिलता है। तो वही कहा जा रहा है कि जिला परियोजना कार्यालय का एक, सॉरी, उद्देश्य ये है कि जिस तरीके से पुरुषों को शिक्षा दी जा रही है, उसी प्रकार से अलग अलग योजनाओं के माध्यम से बालिकाओं को भी, ठीक, यानी लड़कियों को भी और महिलाओं को भी क्या करे, शिक्षा प्राप्त कराने का अवसर वो प्रदान करे। ये किसका कार्य है, आपका जिला परियोजना कार्यालय का। ठीक, तीसरा हम देखते हैं, 6 से 14 वर्ष तक आयु वर्ग के बालक एवं बालिकाएं कतिपय कारणों से विद्यालय जाने से वंचित रह जाते हैं, उनको प्रेरणा प्रदान करके तथा समस्याओं का समाधान करके विद्यालय तक भेजना है। कहने का मतलब ये है कि तीसरा उद्देश्य क्या है कि जो 6 से 14 वर्ष के बच्चे हैं, ठीक है, चाहे वो लड़के हो चाहे वो लड़कियां हो, चाहे वो बालक हो चाहे वो बालिकाएं हो, ठीक, कतिपय कारणों से, मतलब कि बहुत सारे कारणों से वो स्कूल नहीं जा पाते हैं। जैसे मान लीजिए वो गरीब हैं, उनके अभिभावक इतने सक्षम नहीं हैं, तो इन सब कारण से क्या होता है कि वह स्कूल नहीं जा पाते हैं। तो उनको मोटिवेट करके, क्या करके, प्रेरणा प्रदान करके और उनकी सारी समस्याओं को दूर करके उन बच्चों को क्या करना है, विद्यालय भेजना है। ठीक है, ये किसका कार्य है, आपके जिला परियोजना कार्यालय का। क्विक रिवीजन देखते हैं, एकदम इन शॉर्ट में समझते हैं फिर से एक बार। जिला परियोजना कार्यालय की स्थापना का उद्देश्य क्या है, क्वेश्चन में पूछ रहा है। तो सबसे पहला उद्देश्य क्या है, शिक्षा के सार्वभौमिकरण के लक्ष्य को पूर्ण करना जिला परियोजना कार्यालय का प्रमुख उद्देश्य है। यानी शिक्षा के सार्वभौमिकरण के लक्ष्य को पूरा करना परियोजना का क्या है, जिला परियोजना का मुख्य उद्देश्य है। ठीक, दूसरा देखते हैं, बालिकाओं एवं महिलाओं को विभिन्न योजनाओं के माध्यम से क्या करना, पुरुषों के समान ही शिक्षा प्राप्त करने के लिए उनको प्रेरित करना। ठीक, तीसरा क्या है आपका, जो 6 से 14 वर्ष के बच्चे हैं, चाहे वो बालक हो चाहे वो बालिकाएं हो, वह बहुत सारे कारणों से क्या होती है, स्कूल नहीं जा पाते हैं। तो उनको मोटिवेट करके और उनकी जो समस्या है उनका समाधान करके विद्यालय तक भेजना है। ये क्या है आपका, जिला परियोजना कार्यालय की स्थापना का मुख्य उद्देश्य है। ठीक, अब हम देखते हैं अगला क्वेश्चन। देखिएगा, प्राथमिक शिक्षा के संदर्भ में अपव्यय एवं अवरोधन का अर्थ समझिएगा। अपव्यय क्या होता है और अवरोधन क्या होता है। ठीक, ये आपका उसमें भी पूछता है, यानी बहुविकल्पी में भी पूछता है और अतिलघु में भी पूछता है और लघु में भी पूछता है। अगर आपका अतिलघु में पूछेगा तो पता है सिर्फ अपव्यय पूछेगा या तो फिर अवरोध पूछेगा, दो में से एक पूछेगा। और लघु में पूछता है तो दोनों एक साथ पूछता है। तो समझिएगा अपव्यय क्या होता है। ठीक है, देखिएगा अपव्यय क्या है। अपव्यय से हमारा तात्पर्य प्राथमिक शिक्षा पूरी किए बिना ही प्राथमिक शिक्षा के किसी स्तर से विद्यालय छोड़ देना है। यानी अपव्यय क्या होता है, जैसे बच्चा अगर पढ़ रहा है, ठीक, और 1 से 8 तक स्कूल है, ठीक है, और बच्चा क्या हुआ कि बीच में ही अपनी पढ़ाई छोड़कर क्या करता है, स्कूल से, सॉरी फिर से समझिएगा, कि बच्चा अगर बीच में ही अपनी शिक्षा छोड़कर क्या करता है, विद्यालय को भी छोड़ देता है, तो वही अपव्यय कहलाता है। अपव्यय क्या होता है कि कोई भी बालक या कोई भी बालिका, ठीक, प्राथमिक शिक्षा पूरी किए बिना ही, यानी जो प्राइमरी लेवल की जो उसकी शिक्षा है उसको पूरे किए बिना ही क्या करता है, स्कूल को छोड़ देता है, तो वही आपका अपव्यय कहलाता है। ठीक, जैसे प्राथमिक शिक्षा क्या है आपका, 1 से 5 तक होता है, 1 से 5 तक आपका प्राथमिक शिक्षा हुआ। ठीक, तो आपका जो बालक या बालिकाएं हैं वो अपना प्राथमिक शिक्षा पूरे किए बिना ही, यानी कहने का मतलब है वो पूरी पढ़ाई अपनी कंप्लीट नहीं करते हैं और बीच में ही वो क्या करते हैं, विद्यालय को छोड़ देते हैं, तो यह आपका क्या कहलाता है, अपव्यय कहलाता है। क्या कहलाता है, अपव्यय कहलाता है। अब अवरोध देखते हैं क्या होता है। अवरोध से क्या तात्पर्य है, बच्चों का एक कक्ष में 1 वर्ष से अधिक समय के लिए रुकना,
ये आपका अवरोध कहलाता है। ठीक है, अवरोध क्या होता है? जैसे बच्चा मान लीजिए चौथी क्लास में है तो वह बार बार फेल होके चौथी क्लास में ही रुक जा रहा है और चौथी क्लास पास नहीं कर पा रहा है, तो यह क्या कहलाता है? अवरोध कहलाता है। ठीक, देखिएगा क्या है आगे। भारत में एक बड़ी मात्रा में छोटे छोटे अबोध बालक एक ही कक्षा में एक से अधिक वर्ष के लिए रुक जाते हैं। यानी भारत में तो एक ये बड़ी मात्रा में है कि बहुत सारे बच्चे जो होते हैं छोटे छोटे, वो एक कक्षा में एक से अधिक वर्ष तक के लिए वो रुक जाते हैं। ठीक, अब हम अगला क्वेश्चन देखते हैं कि न्यूनतम अधिगम स्तर की अवधारणा पूछा है। ठीक, तो देखिएगा न्यूनतम अधिगम स्तर क्या होता है वो हम समझेंगे। देखिएगा क्या होता है कि न्यूनतम अधिगम स्तर। ठीक, यह तीन शब्दों की योग से बना है ना? तीन शब्दों के योग से बना है। पहला क्या है आपका? न्यूनतम है, दूसरा अधिगम है और तीसरा स्तर है। ठीक, यदि तीनों का अर्थ अलग अलग समझ लिया जाए तो उसका अभिप्राय स्पष्ट हो जाता है। यानी अगर हम इन तीनों का अर्थ अलग अलग समझ लेंगे तो हम न्यूनतम अधिगम स्तर को समझ लेंगे। तो समझिएगा न्यूनतम क्या होता है। सभी को पता है न्यूनतम मतलब क्या होता है? मिनिमम, है ना? उससे अब हम समझेंगे। देखिएगा न्यूनतम शब्द का अभिप्राय कौशलता के उस अंश से है जो किसी निश्चित कक्षा के विद्यार्थियों द्वारा निश्चित निश्चित समय में अर्जित किया जाता है। कहने का मतलब ये है कि न्यूनतम शब्द का अभिप्राय वह है कि कौशलता के उस अंश से है। ठीक, यानी जो कौशल उनको प्राप्त कराया जाता है बच्चों को, उसमें से उस अंश का है कि किसी निश्चित कक्षा में। ठीक है, यानी कोई कक्षा है, निश्चित कक्षा मान लीजिए वो चौथी क्लास का है, निश्चित कक्षा हो गई। ठीक, विद्यार्थियों द्वारा, ठीक क्या है? विद्यार्थियों द्वारा यानी बच्चों के द्वारा निश्चित समय में यानी एक घंटे में अर्जित किया जाता है। समझ में आया? जैसे मान लीजिए चौथी क्लास है और यहाँ पे हमने यह टाइम यानी निश्चित समय दे दिया कि एक घंटे में आपको ये टॉपिक याद करना है या यह टॉपिक समझना है। तो जो न्यूनतम समय दिया जा रहा है, न्यूनतम आपको पाठ दिया जा रहा है और निश्चित समय दिया जा रहा है। आई बात समझ में? न्यूनतम से मतलब यही है कि न्यूनतम शब्द का अभिप्राय है कि कौशलता के उस अंश से यानी बच्चों को जो हम सिखा रहे हैं उसमें से बच्चों को क्या किया जाए कि निश्चित समय दे दिया जाए कि हाँ बच्चे आप लोग जो है इतना आपको टाइम दिया जा रहा है और इस समय में आप जो है इस चीज को अच्छे से पढ़िए, अच्छे से समझिए। और क्या होता है निश्चित मतलब कि आपको सब्जेक्ट भी दे दिया जाएगी, मतलब सूची भी दी जाएगी कि आप इसी चीज को इतने समय में जो है आप इसको अर्जित करिए या पढ़िए। ठीक, तो ये आपका न्यूनतम हो गया। अब हम देखते हैं अधिगम क्या होता है। अधिगम शब्द का अर्थ है सीखना। ठीक, अधिगम का मतलब क्या होता है? सीखना। अर्थात बालक के व्यवहार से ऐसे परिवर्तन जिससे वह स्वयं को समाज में समायोजित कर सके। कहने का मतलब ये है अधिगम का अर्थ होता है सीखना, मतलब बालक के व्यवहार में जो परिवर्तन होता है। ठीक है, अधिगम से क्या होता है? जब बच्चा सीखेगा तो हालांकि क्या होगा उसके व्यवहार में क्या होगा? परिवर्तन तो होगा ही। और जब परिवर्तन होगा तो वो क्या करेगा? स्वयं को समाज के साथ अपने आप को उसमें समायोजित कर लेगा। यही आपका क्या है? अधिगम है। फिर स्तर देखते हैं, स्तर को क्या बोलते हैं? लेवल बोलते हैं। तो देखिएगा स्तर शब्द का अभिप्राय है उस स्थिति से है जिसमें बालक निश्चित समय में उपलब्धि प्राप्त करना है। ठीक, अब समझिएगा उपरोक्त तीनों शब्दों की व्याख्या से यह स्पष्ट हो जाता है कि न्यूनतम शैक्षिक अधिगम स्तर क्या है। न्यूनतम अधिगम स्तर शिक्षक की गुणवत्ता के लिए इस प्रकार सहायक है। पहला क्या है? अपव्यय एवं अवरोधन। ठीक, दूसरा छात्रों के स्तर में अंतर और तीसरा है आपका शिक्षा का गिरता हुआ स्तर। ठीक, अब अगर हम इन शॉर्ट में समझना चाहें तो न्यूनतम अधिगम स्तर क्या है वो हम इन शॉर्ट में समझते हैं। देखिए न्यूनतम अधिगम स्तर यह होता है कि बच्चों की जो है निश्चित कक्षा है उसमें एक आपका क्या तय कर दिया जाता है क्राइटेरिया कि आप अगर चौथी क्लास के बच्चे हैं, ठीक, यानी निश्चित कक्षा ये चौथी क्लास के बच्चे हैं, तो आपको
ये इतना टॉपिक दिया जा रहा है, इतना सिलेबस है आपका, इतना पढ़ना है आपको, और इतना पढ़ के आप अगर 33% तक मार्क्स ले आते हैं तो आप क्या करते हैं, एग्जाम में पास हैं। तो ये क्या है आपका, यही आपका न्यूनतम अधिगम स्तर है, यानी कम से कम आपको क्या दिया जा रहा है, क्राइटेरिया दिया जा रहा है। आपको निश्चित कक्षा की बात कर दी गई है कि निश्चित कक्षा हो, और आपको ये अधिगम करना है, यानी ये टॉपिक आपको सीखना है। और अगर आप इस क्राइटेरिया यानी 33% वाले क्राइटेरिया को पास करते हैं तो क्या होता है, ये आपका अगली क्लास में आप अगली क्लास में पहुंच जाएंगे, यानी पास करने के बाद आप 5वीं क्लास में पहुंच जाएंगे। तो यही जो बच्चों के लिए एक स्तर फिक्स कर दिया जाता है कि हाँ, आप न्यूनतम चीजें यही आप बस पढ़ लीजिए, तो आपका क्या होगा कि अगली क्लास में आप प्रमोट हो जाएंगे। तो कहने का मतलब यही है कि ये आपका न्यूनतम अधिगम स्तर है। ठीक, अब हम बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर, देखिएगा। अगला क्वेश्चन है आपका, केंद्रीय दस्तकारी के बिना संपूर्ण शिक्षा नहीं दी जा सकती है। इस कथन के आधार पर बुनियादी शिक्षा की समीक्षा। देखिएगा, बुनियादी शिक्षा के बारे में हमें बताना है। तो सबसे पहले आप लोग को पता है कि बुनियादी शिक्षा को गांधी जी ने मतलब प्रमोट किया था, गांधी जी ने बुनियादी शिक्षा के बारे में बात की थी। ठीक, तो अब हम इसकी हिस्ट्री थोड़ी जानते हैं, क्या है बुनियादी शिक्षा। तो देखते हैं, गांधी जी ने अक्टूबर 1937 में वर्धा सम्मेलन में शिक्षाविदों के समक्ष बुनियादी शिक्षा योजना को प्रस्तुत किया था। यानी गांधी जी ने अक्टूबर 1937 में जब वर्धा सम्मेलन हो रहा था तो वहां पे बहुत सारे क्या थे, शिक्षाविद थे। तो उनके समक्ष क्या किए थे, आपके गांधी जी ये बुनियादी शिक्षा योजना प्रस्तुत किए थे। ठीक है, गांधी जी ने इस शिक्षा का आधार एक बेसिक क्राफ्ट को रखा। गांधी जी ने इस शिक्षा का आधार क्या रखा था, एक बेसिक क्राफ्ट को रखा था। ठीक है, और उनका उद्देश्य था, गांधी जी का उद्देश्य क्या था, कि शिक्षा का कार्य सिर्फ मानसिक प्रशिक्षण देना ही नहीं है। कहने का मतलब ये है कि गांधी जी ने जब बुनियादी शिक्षा की जो योजना है वो जब वर्धा सम्मेलन में शिक्षाविदों के सामने उन्होंने रखा, तो उन्होंने उनको बताया कि बुनियादी शिक्षा जो है उसका उद्देश्य मुख्य क्या है, कि जैसे उस समय मतलब शिक्षा का कार्य क्या होता है, मानसिक प्रशिक्षण देना। तो वही गांधी जी कह रहे थे कि शिक्षा का जो कार्य है वो सिर्फ मानसिक प्रशिक्षण देना ही नहीं है, वरन अर्थात उनका आधार हाथ व ज्ञानेंद्रियों के माध्यम से शिक्षा का प्रारंभ करें, उसे मानसिक स्तर पर पहुंचाना है, और साथ ही मानव के हृदय व उसकी आत्मा को उन्नयन करना है। कहने का मतलब ये है कि गांधी जी चाहते थे कि जैसे शिक्षा तो दी जा रही थी लेकिन साथ ही साथ बच्चों को क्या दिया जाए, हस्तकला में उनको निपुण किया जाए। ठीक, हस्तकला में निपुण किया जाए, जिससे क्या हो कि उनके हाथ और व ज्ञानेंद्रियों के माध्यम से भी क्या हो, शिक्षा प्रारंभ करके उनके मानसिक स्तर तक उनको पहुंचाना था। ठीक है, ये था आपका बुनियादी शिक्षा। दो क्वेश्चन पूछता है, बुनियादी शिक्षा किसने मतलब की योजना को किसने बताया, महात्मा गांधी। बुनियादी शिक्षा में किस चीज की मुख्य बात हुई थी, तो आपका हस्तकला। ठीक, किसने, हस्तकला। ये क्वेश्चन आपका दो प्रारंभिक में पूछा है और वर्तमान में भी पूछा है। ठीक है, अब देखिए अगला क्वेश्चन है आपका। अगला क्वेश्चन है, विद्यालय में किस प्रकार की शिक्षा दी जानी चाहिए जिससे विद्यार्थियों में सभी धर्मों के प्रति आदर भाव विकसित हो सके। कहा जा रहा है कि विद्यालय में किस प्रकार की शिक्षा दे बच्चों को, जिससे बच्चों के मन में क्या हो, उनके मन में सभी धर्म के लिए आदर रहे। ये आपका क्वेश्चन पूछा हुआ है, तो आंसर देखते हैं इसका क्या होगा। विद्यालयों में पाठ्य पुस्तकों के माध्यम से नैतिक शिक्षा दी जानी चाहिए। ठीक है, ताकि उनके अंदर यह भाव उत्पन्न हो सके कि सभी धर्मों का आदर एवं सम्मान करना चाहिए और सभी धर्मों को अच्छी बातों को ग्रहण करना चाहिए। देखिएगा, क्वेश्चन में पूछा जा रहा है कि विद्यालयों में हम किस प्रकार के बच्चों को शिक्षा दें कि उनके मन में क्या हो, सभी धर्म के लिए आदर भाव हो।
तो विद्यालय में इसका आंसर देखिए क्या होगा। विद्यालय में पाठ्य पुस्तकों के माध्यम से, ठीक है, नैतिक शिक्षा दी जानी चाहिए। नैतिक शिक्षा देंगे तो क्या होगा, उनके अंदर भाव उत्पन्न होगा कि सभी धर्मों का आदर हमें करना है, सम्मान करना है। आपने आपको याद होगा, आप जब पढ़ रहे होंगे तो आपको आप एक जो सीबीएसई बोर्ड के होंगे तो उनको मोरल साइंस एक बुक चलती थी, और जो हिंदी मीडियम के हैं वहां पे नैतिक शिक्षा चलती थी। तो उस बुक में जो है ईद भी हम पढ़ते थे, होली के बारे में भी पढ़ते थे, क्रिसमस के भी में भी सॉरी क्रिसमस के बारे में भी पढ़ते थे, है ना, गुरु नानक के बारे में भी पढ़ते थे। तो वही कहा जा रहा है कि नैतिक शिक्षा दी जानी चाहिए, क्योंकि नैतिक शिक्षा में क्या होता है कि सभी चीजें उसमें सम्मिलित होती हैं। तो इससे क्या होता है कि बच्चों के मन में क्या होता है, सभी धर्म के लिए आदर और सम्मान हो जाता है। ठीक, क्योंकि जब हम पढ़ेंगे तो उसमें कुछ अच्छी अच्छी बातें होती हैं। ठीक है, तो सभी धर्मों की जो अच्छी बातें होंगी, है ना, उसको बच्चे क्या करेंगे, ग्रहण करेंगे। ठीक है, फिर से समझ लेते हैं। विद्यालयों में पाठ्य पुस्तकों के माध्यम से नैतिक शिक्षा दी जानी चाहिए। ठीक, ताकि क्या हो कि अंदर यह भाव उत्पन्न हो सके कि सभी धर्मों का आदर एवं सम्मान करना चाहिए, सभी धर्मों की अच्छी बातों को ग्रहण करना चाहिए। ठीक है, नैतिक शिक्षा के माध्यम से हम बच्चों के मन में क्या करते हैं, सभी धर्मों के प्रति आदर भाव विकसित कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन है, देखिएगा, इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय की स्थापना। तो इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय की स्थापना कब हुई थी, 20 सितंबर 1985 में हुई थी। कब हुई थी, 20 सितंबर 1985 में हुई थी। ठीक, अब अगला क्वेश्चन आता है आपका, महिला समाख्या कार्यक्रम। क्या है आपका, महिला समाख्या कार्यक्रम। तो देखिएगा, ये आपका शुरू हुआ था 1989 में। ये सब क्वेश्चन अति लघु में और बहुविकल्पी में सब बनते हैं। ठीक है, देखिएगा, क्या है महिला समाख्या कार्यक्रम। तो इसके अंतर्गत राष्ट्रीय शिक्षा नीति के अनुरूप, ठीक है, यानी राष्ट्रीय शिक्षा नीति के द्वारा महिला समाख्या योजना ग्रामीण क्षेत्रों में खासकर सामाजिक आर्थिक रूप से पिछड़े समूहों की महिलाओं को शिक्षा तथा उनके सशक्तिकरण के लिए 1989 में शुरू की गई। कहने का मतलब ये है कि जो महिला समाख्या कार्यक्रम है वो 1989 में शुरू की गई थी राष्ट्रीय शिक्षा नीति के द्वारा। ठीक है, और महिला समाख्या कार्यक्रम जो है वह ग्रामीण क्षेत्रों में चलाया गया था। ठीक, और खासकर ऐसी महिलाओं के लिए जो सामाजिक रूप से, आर्थिक रूप से, ठीक है, पिछड़े समूहों की थी, और उन्हीं को क्या करना था, शिक्षा के द्वारा सशक्तिकरण करना था, यानी उनको शिक्षा के द्वारा क्या करना था, मजबूत करना था, स्ट्रांग बनाना था। यही आपका महिला समाख्या कार्यक्रम है। ठीक, फिर से समझिएगा, महिला समाख्या कार्यक्रम जो है वो 1989 में शुरू हुआ था राष्ट्रीय शिक्षा नीति के द्वारा। ठीक, और जो आपका महिला समाख्या कार्यक्रम है, यह जो योजना है वह ग्रामीण क्षेत्रों में चलाया गया। ठीक, खासकर उन महिलाओं के लिए जो क्या थी, सामाजिक रूप से, आर्थिक रूप से पिछड़ी हुई थी। ठीक, उन्हीं को शिक्षा के द्वारा क्या करना था, मजबूत करना था, यानी सशक्तिकरण करना था। यही आपका महिला समाख्या कार्यक्रम है। ठीक, आगे समझिएगा, महिला समाख्या कार्यक्रम का उद्देश्य समानता हासिल करने के लिए महिलाओं की शिक्षा हेतु एक ऐसे माहौल का सृजन करना है जिसमें महिलाएं ज्ञान तथा सूचना प्राप्त कर अपने और अपने समाज के विकास में सकारात्मक भूमिका अदा करने के लिए सशक्त बने। कहने का मतलब ये है कि जो महिला समाख्या कार्यक्रम है उसका उद्देश्य यह था कि शिक्षा के द्वारा सभी महिलाओं को जो सामाजिक और आर्थिक रूप से पिछड़ी हैं उनको शिक्षा के माध्यम से क्या करना है,
समानता करना है, यानी समान करना है। जो पिछड़ी हुई है उनको भी शिक्षित करके क्या करना है, सभी महिलाओं की तरह उनको भी समान करना है। और ऐसे माहौल को बनाना है जिससे क्या करें कि महिलाएं जो है ज्ञान प्राप्त करे, ठीक, सूचना प्राप्त करे, और वह अपने समाज में जिस जगह पे वह रह रही हैं उसमें क्या करे, वह विकास ले आ सके। ठीक है। इस कार्यक्रम में इस समय यह कार्यक्रम यानी इस समय जो यह कार्यक्रम चल रहा है, यानी महिला समाख्या कार्यक्रम जो चल रहा है वह 10 राज्यों में चल रहा है। ठीक, कहाँ पे, 10 राज्यों में। देखिएगा, आंध्र प्रदेश में, असम में, बिहार में, छत्तीसगढ़ में, झारखंड में, कर्नाटक में, केरल में, गुजरात में, उत्तर प्रदेश तथा उत्तराखंड के जो है टोटल 126 जिलों में चल रहा है। ठीक, आपका 10 राज्य में चल रहा है और टोटल 10 राज्यों के 126 जिलों में यह महिला समाख्या कार्यक्रम चल रहा है। ठीक, देखिएगा अगला क्वेश्चन। देखिएगा, अगला क्वेश्चन है आपका, राज्य शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद SCERT के आपकी जो राज्य शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद है उसके क्या कार्य है। तो देखिएगा, SCERT का फुल फॉर्म भी एग्जाम में पूछता है। तो आपका जो SCERT है उसका फुल फॉर्म क्या है, राज्य शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद। ठीक है, ये आपका जो है SCERT का फुल फॉर्म है। तो देखते हैं इसका मुख्य कार्य क्या है। पहला कार्य देखिएगा, प्रारंभिक स्तरीय शिक्षकों के लिए सेवा पूर्व एवं सेवारत प्रशिक्षण कार्यक्रमों का आयोजन, यानी जो प्रारंभिक स्तर के जो शिक्षक हैं, ठीक, उनके लिए क्या करना, सेवा पूर्व यानी जो सेवा जिनकी जो रिटायर्ड हो चुके हैं, सेवा पूर्व, ठीक, या जो एवं सेवारत यानी जो अभी कार्य कर रहे हैं, ठीक, उनका ट्रेनिंग कराना, ठीक, प्रशिक्षण कार्यक्रम का आयोजन कराना किसका काम है, SCERT का कार्य है। ठीक, फिर से समझिएगा, प्रारंभिक स्तरीय शिक्षकों के लिए सेवा पूर्ण एवं सेवारत प्रशिक्षण कार्यक्रमों का आयोजन कराना। ठीक, दूसरा है आपका, प्राथमिक एवं उच्च प्राथमिक कक्षाओं के लिए पाठ्यक्रम, पाठ्य पुस्तकों, शिक्षक संदर्शिकाओं एवं अन्य उपयोगी साहित्य का विकास। कहने का मतलब ये है, जो प्राथमिक कक्षा के बच्चे हैं, ठीक, और जो उच्च प्राथमिक कक्षा है उनके लिए जो सिलेबस है, ठीक, सिलेबस और पाठ्य पुस्तकें यानी जो बुक्स हैं, और शिक्षक के लिए जो भी उपयोगी सामग्री है उन सबको प्रोवाइड कराना और उनका और विकास करना है। ठीक, प्राथमिक विद्यालय और उच्च प्राथमिक विद्यालय, ठीक, और शिक्षक तीनों के लिए। आई बात समझ में। और तीसरा देखिएगा, शोध सर्वेक्षण एवं नवाचार कार्यक्रमों का संचालन, यानी जो सर्वे हो गया, शोध हो गया, और नवाचार जो कार्यक्रम है उनका संचालन कराना भी किसका जिम्मेदारी है, SCERT की जिम्मेदारी है। ठीक, अगला क्वेश्चन देखिएगा, NCTE, NCTE का फुल फॉर्म है राष्ट्रीय शिक्षक शिक्षा परिषद। ठीक, तो आपका NCTE की स्थापना कब हुई थी, तो 17 अगस्त 1995 को राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद की स्थापना हुई थी। ठीक, अगला क्वेश्चन देखिएगा, जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान के प्रमुख कार्य, डायट। ठीक है, डायट के प्रमुख कार्य क्या है, सभी को पता होगा डायट का फुल फॉर्म क्या होता है। कुछ बच्चे जो होंगे वो डायट से भी टीसी कर रहे होंगे तो उनको पता होगा कि डायट का क्या कार्य होता है। तो जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान के जो मुख्य कार्य है वो हम पढ़ेंगे। पहला मुख्य कार्य है सेवा पूर्व शिक्षकों को प्रशिक्षण देना, ठीक, जो टीचर्स हैं उनको ट्रेनिंग कराना। अगला है संदर्भ व्यक्तियों को प्रशिक्षित करना। कैसे व्यक्तियों को, संदर्भ व्यक्तियों को प्रशिक्षित करना। ठीक,
अगला है आपका सेवारत प्रशिक्षण की व्यवस्था करना। जो आपके सेवारत प्रशिक्षण है उनकी व्यवस्था करना। ठीक, अगला है आपका ब्लॉक संसाधन केंद्र यानी संकुल को शैक्षिक सहयोग प्रदान करना। ठीक, आपका अगला है देखिएगा, पांचवा है आपका न्याय पंचायत संसाधन केंद्र यानी संकुलों को शैक्षिक सहयोग प्रदान करना। अगला है आपका विद्यालय की प्रधान अध्यापकों के लिए संस्थागत नियोजन और प्रबंधन का कार्यक्रम संचालित करना। ठीक, सातवां देखिएगा स्थानीय आवश्यकता अनुसार पाठ्यक्रम निर्माण, शिक्षण अधिगम सामग्री, विकास परीक्षण, मूल्यांकन आदि के विकास हेतु कार्यशालाओं एवं विचार गोष्ठी का आयोजन करना। ठीक, अगला सर्व शिक्षा अभियान को सफल बनाने में सहयोग करना तथा प्रशिक्षण की व्यवस्था करना। ये सब किसका कार्य है? डायट का कार्य है। ठीक है, अब हम देखते हैं अगला क्वेश्चन है राष्ट्रीय स्तर पर शिक्षा के अभिकरण। जो आपके राष्ट्रीय स्तर स्तर है यानी जो नेशनल लेवल है उसमें शिक्षा के अब जो अभिकरण है उसके बारे में हमें पूछा है। तो देखिएगा जो पहला आपका है वो क्या है? एनसीईआरटी। जो आपके सीटेट का जो पैटर्न होता है, सीटेट का जो पैटर्न होता है वो बोलते हैं ना कि एनसीईआरटी का सिलेबस पढ़िए। तो ये क्या है आपका सीटेट क्या है? राष्ट्रीय स्तर का है कि नहीं? राष्ट्रीय स्तर का है कि नहीं? तो वही कहा जा रहा है कि राष्ट्रीय स्तर पे जो शिक्षा के अभिकरण है उसको हमें देखना है। तो पहला है आपका एनसीईआरटी। क्या है? एनसीईआरटी। एनसीईआरटी का फुल फॉर्म क्या है वो देख लीजिए, राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद। ठीक, एनसीईआरटी का फुल फॉर्म क्या है? राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद। ठीक, अगला देखिएगा राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद यानी एनसीटीई। ठीक है, एनसीटीई का फुल फॉर्म क्या है? राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद। ठीक, अगला है आपका नीपा। क्या है? नीपा। इसका फुल फॉर्म देखिएगा, राष्ट्रीय शैक्षिक प्रबंधन एवं प्रशासन संस्थान। ठीक, अगला देखिए इग्नू, इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय। ठीक, अगला है आपका एनआईओएस। तो इसका फुल फॉर्म है आपका राष्ट्रीय मुक्त विद्यालयी शिक्षा संस्थान। सभी नेशनल लेवल के हैं यानी राष्ट्रीय स्तर के हैं, है ना? एन फॉर नेशनल, सब में नेशनल है आपका। देखिएगा अगला क्वेश्चन है अब आपका शैक्षिक उन्नयन में ब्लॉक संसाधन केंद्र की भूमिका यानी बीआरसी की क्या भूमिका है वो समझिएगा। क्वेश्चन में पूछा है तो ब्लॉक संसाधन केंद्र यानी बीआरसी में बेसिक शिक्षकों के लिए प्रशिक्षण तथा कार्यशाला का आयोजन करके शैक्षिक सहायता उपलब्ध कराता है। यानी जो बीआरसी है, ब्लॉक संसाधन केंद्र है, वो क्या करता है कि जो बेसिक शिक्षा है यानी जो बेसिक शिक्षक हैं या बेसिक एजुकेशन के जो भी शिक्षक हैं उनको प्रशिक्षण करना, ठीक, उनके लिए कार्यशाला का आयोजन करना और उनको शैक्षिक सहायता उपलब्ध कराना, ये बीआरसी का जो है भूमिका है या बीआरसी का यह कार्य है। ठीक, बीआरसी का उद्देश्य क्या है कि शिक्षकों को प्रशिक्षण देकर स्कूलों में गुणवत्ता परक शिक्षा को देना है। कहने का मतलब ये है कि बीआरसी का उद्देश्य है कि टीचर्स की ट्रेनिंग कराकर स्कूल में बच्चों के लिए शिक्षा को और बेहतर बनाना है। आई बात समझ में? अब हम देखते हैं अगला क्वेश्चन, पूर्व प्राथमिक शिक्षा की मुख्य समस्याएं। यानी जो पूर्व प्राथमिक शिक्षा है उनकी क्या क्या समस्याएं हैं। तो पहली समस्या देखिएगा, पूर्व प्राथमिक शिक्षा का महंगी होना। पूर्व प्राथमिक शिक्षा क्या होता है? जो कक्षा 1 के पहले जो शिक्षा दी जाती है, ठीक, उसके बारे में बात की जा रही है कि उन वो जो शिक्षा दी जाती है उसमें कौन कौन सी समस्याएं आती हैं। तो क्या है? पहले पूर्व प्राथमिक शिक्षा का महंगा होना है। ठीक, दूसरा है आपका स्कूलों की अनुपलब्धता। स्कूल उपलब्ध नहीं है। जैसे कक्षा 1 के पहले एलकेजी यूकेजी नर्सरी होता है ना, उसकी बात की जा रही है। हालांकि अब तो आंगनबाड़ी हो गया है, तो आंगनबाड़ी में भी पूर्व प्राथमिक शिक्षा दी जाती है, तो वही कहा जा रहा है। तो देखिएगा स्कूलों की अनुपलब्धता। तीसरा है आपका उद्देश्यों की अस्पष्टता। ठीक है,
अगला है आपका दोषपूर्ण शिक्षण प्रक्रिया। फिर अगला है आपका अनुपयुक्त पाठ्यक्रम। छठा है अप्रशिक्षित एवं स्नेह विहीन अध्यापक। सातवां है आपका दोषपूर्ण प्रबंध व्यवस्था। कहने का मतलब ये है कि जो स्कूल्स है वहां की जो शिक्षा है वो बहुत महंगा है, ठीक। स्कूल अनुपलब्धता यानी स्कूल की कमी है, ठीक। स्कूल में जो है सही से उद्देश्यों की अस्पष्टता, मतलब कि बच्चों को कैसे पढ़ाना है कोई उद्देश्य ही नहीं है, ठीक है। दोषपूर्ण शिक्षण प्रक्रिया यानी जो शिक्षण प्रक्रिया है वो सही नहीं है, उसमें बहुत सारे मतलब खामियां हैं, ठीक। अनुपयुक्त पाठ्यक्रम यानी कोई सिलेबस भी अच्छा नहीं है या फिक्स नहीं है, कुछ भी उठा के कुछ भी पढ़ा दे रहे हैं, ठीक। अप्रशिक्षित एवं स्नेह विहीन अध्यापक यानी जो टीचर है वो प्रशिक्षित नहीं है, ट्रेंड नहीं है और स्नेह विहीन है, यानी उनके अंदर बच्चों से लगाव बिल्कुल है ही नहीं, ठीक। दोषपूर्ण प्रबंध व्यवस्था यानी प्रबंध की जो व्यवस्था है वो भी क्या है, बहुत ही दोषपूर्ण है, बहुत सारी कमियां हैं उसमें, ठीक। अगला देखते हैं हम हंसा मेहता, ठीक। अगला क्वेश्चन आपका पूछा है हंसा मेहता समिति 1962 के प्रमुख सुझाव, ठीक। तो ये पूछा है एग्जाम में, तो इसको देखिए क्या होता है। हंसा मेहता समिति 1962 में बना है, ये आप ध्यान रखिएगा। देखिएगा क्या था इनका सुझाव क्या था वो समझिएगा। हंसा मेहता समिति, इनका सुझाव था कि लड़के लड़कियों की शिक्षा समान होनी चाहिए, ठीक है। हंसा मेहता समिति का जो मुख्य सुझाव था वो ये था कि लड़के और लड़कियों की जो शिक्षा है वो समान होनी चाहिए और लिंग के आधार पर किसी प्रकार का भेदभाव नहीं करना चाहिए। यानी हंसा मेहता समिति 1962 जो है उसका प्रमुख उद्देश्य था कि लड़के लड़कियों की क्या हो, शिक्षा समान हो और लिंग के आधार पर कोई भी भेदभाव नहीं करना चाहिए, ठीक। अब अगला देखिएगा एनसीईआरटी के प्रमुख कार्य। आपका जो एनसीईआरटी है इसका क्या प्रमुख कार्य है तो वो देखिएगा। पहला है आपका अनुसंधान एवं नवाचार, ठीक। क्या है आपका अनुसंधान और नवाचार, ठीक। दूसरा है आपका आदर्श पाठ्यक्रम, यानी जो सिलेबस वगैरह होता है वो फिक्स करना किसका काम है, एनसीईआरटी का है। अनुसंधान और नवाचार का एनसीईआरटी का सबसे पहला कार्य है अनुसंधान और नवाचार करना, ठीक। उसके बाद दूसरा है आदर्श पाठ्यक्रम। तीसरा है आपका राष्ट्रीय शिक्षा संस्थान, ठीक। चौथा है आपका अध्यापक शिक्षा, विशेष शिक्षा और विस्तार सेवा विभाग, ठीक। अगला है आपका विज्ञान किट। ये सब कार्य किसके हैं, एनसीईआरटी के हैं। अगला क्वेश्चन देखिएगा शिक्षक शिक्षा में जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थानों की भूमिका, यानी शिक्षक कार्य में जो है जो जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान है उसकी क्या भूमिका है, क्वेश्चन में ये पूछा जा रहा है तो समझिएगा। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 के द्वारा, ठीक, निर्धारित रणनीति के अंतर्गत अक्टूबर 1987 में प्रत्येक जिला स्तर पर जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थानों की स्थापना की गई। कहने का मतलब ये है कि जो आपका जिला शिक्षण एवं प्रशिक्षण संस्थान है वो राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 के द्वारा बनाया गया और अक्टूबर 1987 में आपके अक्टूबर 1987 में क्या हुआ कि हर एक जिला पर जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान की स्थापना कर दी गई, ठीक। जिनका उद्देश्य क्या था वो देखते हैं। जिनका उद्देश्य यह था कि शिक्षा का एक समान ढांचा तथा सभी के लिए शिक्षा तथा प्रगति के समान अवसर पैदा करना था। इनका मुख्य उद्देश्य क्या था कि सभी के लिए एक ही मतलब समान ढांचा, यानी सब बच्चे चाहे जिस किसी जात के हो चाहे जिस वर्ग के हो सबको एक समान शिक्षा देना और उनको प्रगति यानी उनको जो है और आगे तक जाने का अवसर प्रदान करना था, ठीक। इसमें मुख्य कार्य कौन कौन से थे, पहला था सेवा पूर्व प्रशिक्षण देना, ठीक, टीचर्स की ट्रेनिंग कराना। दूसरा सर्व शिक्षा अभियान में सहयोग तथा प्रशिक्षण की व्यवस्था करना, ठीक। तीसरा क्या था आपका संदर्भ व्यक्तियों को प्रशिक्षण करना आदि, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिएगा
पूर्व प्राथमिक शिक्षा परियोजना के अंतर्गत शिशुओं के सर्वांगीण विकास। तो इसमें देखिएगा क्या है, इस स्तर के शिशुओं को पढ़ना लिखना और गिनती ही केवल न सिखाकर उनके सर्वांगीण विकास हेतु यानी सभी क्षेत्रों में विकास करने के लिए क्या किया गया, खेल, कहानी, गीत तथा अन्य रोचक क्रियाओं का आयोजन किया जाता है। यानी कहने का मतलब ये है कि जो पूर्व प्राथमिक शिक्षा है उसमें शिशुओं के सर्वांगीण विकास के लिए सिर्फ पढ़ाने के लिए ही नहीं, यानी पढ़ना लिखना और गिनती के अलावा भी उनको क्या किया गया, खेल के द्वारा, कहानी के द्वारा, गीत के द्वारा और अन्य रोचक क्रियाओं के द्वारा उनमें सर्वांगीण विकास जो है, सर्वांगीण विकास का विकास कराया जा रहा है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं आप। भारत में निःशुल्क तथा अनिवार्य शिक्षा की उन्नति के मार्ग में मुख्य कठिनाई। कहने का मतलब ये है कि भारत में जो निशुल्क शिक्षा दी जा रही है उसकी उन्नत में कौन कौन सी कठिनाई आती है। तो पहली कठिनाई ये है कि शासन की कमजोर नीति, यानी जो प्रशासन है उसमें कमजोर नीतियां हैं। ठीक। दूसरा है आपका राजनीतिक कठिनाइयां। ठीक है, क्या होता है इसमें, राजनीतिक कठिनाइयां भी आती हैं। तीसरा है आपका प्राइमरी स्कूलों के प्रबंध तंत्र में एक रूपीय नीति का अभाव, यानी जो आपका प्राइमरी स्कूल है उसमें क्या है, उसके प्रबंध में भी कमी है। ठीक। ग्रामीण व शहरी क्षेत्रों में विकास की विभिन्नता, यानी आपका जो ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में भी क्या है, बहुत सारे अंतर है ना। शहर के क्षेत्रों में विकास हुआ है, ग्रामीण में विकास नहीं हुआ है। शिक्षकों का अभाव यानी टीचर्स की कमी। ठीक। अपव्यय व अवरोधन, अपव्यय व अवरोधन के कारण भी। अगला है आपका आंकड़ों में भिन्नता। ठीक। अगला देखिएगा प्राथमिक शिक्षा का गुणात्मक स्वरूप। ठीक। अगला है आपका विद्यालयों की आर्थिक स्थिति। ठीक। अगला देखिएगा भौगोलिक कठिनाइयां। अगला है शिक्षण का निम्न स्तर। फिर अगला है आपका दोषपूर्ण पाठ्यक्रम और 13 है अपर्याप्त अनुदान राशि। ये सारे जो पॉइंट है ये सब क्या है आपके निशुल्क तथा अनिवार्य शिक्षा की प्रोग्रेस के मार्ग में कठिनाइयां ये सब है। ठीक। अब देखिए अगला क्वेश्चन है आपका अभिनव बालिका शिक्षा परियोजना के दो उद्देश्य बताइए। आपका जो अभिनव बालिका शिक्षा परियोजना है इसके दो उद्देश्य क्या है। पहला उद्देश्य है नामांकन में वृद्धि करना, यानी बच्चों का ज्यादा से ज्यादा एडमिशन करवाना। ठीक। अगला देखिएगा बालिकाओं को आर्थिक सबलता प्रदान करना, जो बालिकाएं हैं यानी जो लड़कियां हैं उनको क्या करना, आर्थिक सबलता प्रदान करना। ये किसका कार्य है, आपका अभिनव बालिका शिक्षा परियोजना के मुख्य उद्देश्य है। ठीक है, आगे देखिएगा। देखिए ये जो आपके लघु उत्तरीय प्रश्न है वो कितने सारे आपके आए हुए हैं, और मैंने ये सारे के सारे क्वेश्चन आपको जो मैंने मैराथन क्लास लिया है चैप्टर 14 का आपका कार्यक्रम व परियोजना का, उसमें सारा मैंने आपको कराया हुआ है। वो आप 2 क्लासेस कर लीजिए तो ये सारे आंसर्स आप अपने आप लिखेंगे, और इन आंसरों को आप पहले क्लास करिए फिर प्रैक्टिस करिए। क्योंकि मैं बार बार यही बता रही हूँ कि जो प्रारंभिक शिक्षा के नवीन प्रयास है उसमें ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन चैप्टर 14 से ही बनते हैं। लगभग आपका पूरा का पूरा 10 नंबर का क्वेश्चन बनता है। कितने नंबर का, 10 नंबर का। इसमें आपका अति लघु भी आता है, लघु और बहुविकल्पी तीनों मिला के आप 10 नंबर प्राप्त कर सकते हैं एक चैप्टर से। ठीक है, देखिए कितने सारे क्वेश्चंस पूछे गए हैं, ये देखिए। ठीक है, अब हम आते हैं, अब हम पढ़ेंगे ये सब आपका अति लघु है। देख लीजिए क्वेश्चन की संख्या देखिए आप, कॉन्टिन्यू पूछा हुआ है 2020 2020 2020। देखिए 1 2 3 4 5 6 नंबर तो यही से पूछ लिया है। आपको ये इसलिए दिखाया जा रहा है ताकि आप पढ़िए सीरियस होके। ठीक, चलिए अब हम देखते हैं आपका बहुविकल्पी प्रश्न। अति लघु और लघु आप अपने से करिएगा। ठीक, और बहुविकल्पी मैं करा दे रही हूँ। देखिए पहला क्वेश्चन है आपका कस्तूरबा गांधी विद्यालय योजना का क्षेत्र क्या है।
ठीक है। यानी जो कस्तूरबा गांधी विद्यालय है वह कहाँ पे यानी बनाया गया, नगरीय के लिए था, ठीक, ग्रामीण के लिए था या शहरी के लिए था। तो सभी को पता है कि जो कस्तूरबा गांधी विद्यालय है वह कैसा विद्यालय है, आवासीय विद्यालय है, और यह आपका ग्रामीण क्षेत्र में बना था। कहाँ, ग्रामीण क्षेत्र के लिए था। ठीक है। दूसरा क्वेश्चन है, स्कूल चलो अभियान, ठीक, स्कूल चलो अभियान अंग किसका है? तो स्कूल चलो अभियान अंग जो है वो किसका है? सर्व शिक्षा अभियान का है। ठीक है, किसका है? सर्व शिक्षा अभियान का ही एक अंग है स्कूल चलो अभियान। ठीक, इस अभियान के अंतर्गत ही आपका स्कूल चलो अभियान शुरू किया गया था। ठीक, अगला क्वेश्चन है आपका, ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड का उद्देश्य क्या है? तो आपका जो ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड है उसका मुख्य उद्देश्य क्या था कि प्राथमिक स्कूलों में पाठ्य सामग्री, ठीक, शिक्षक उपकरण जैसी न्यूनतम आवश्यक सुविधाएं प्रदान करना, ये ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड का उद्देश्य था। ठीक, अगला क्वेश्चन है आपका, उत्तर प्रदेश में मिड डे मील योजना का शुभारंभ किस वर्ष हुआ? ठीक है, तो आपका 1995 में आपका मिड डे मील योजना का शुभारंभ किया गया है। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, स्कूल चलो अभियान में किस कक्षा तक के बच्चों को आकर्षित करने की योजना बनाई गई थी? ठीक है, तो कक्षा 1 से 8 तक के लिए, कक्षा 1 से 8 तक के बच्चों के लिए। देखिए अगला क्वेश्चन है आपका, ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड कब प्रारंभ हुआ था? तो ये क्वेश्चन मैंने आपको कल की क्लास में भी कराया था कि दो तरीके से क्वेश्चन पूछता है। एक पूछेगा किस शिक्षा नीति के द्वारा, तो हम बताएंगे 1986 शिक्षा नीति के द्वारा। ठीक, और ये पूछेगा कि ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड कब आरंभ हुआ, तो कब आरंभ हुआ था आपका? सन 1987 में, 1987 में 1986 शिक्षा नीति के द्वारा यह ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड बना, और शुरू कब हुआ था? 1987-88 में। ठीक, अगला क्वेश्चन देखिएगा, सारे क्वेश्चन करा दिया जाए कि जो एग्जाम में आए हुए हैं वही कराया जाए, सारे क्वेश्चन देख लेते हैं। देखिएगा अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान तथा प्रशिक्षण परिषद नई दिल्ली द्वारा किस वर्ष में प्राथमिक एवं माध्यमिक विद्यालयों के शिक्षकों हेतु विस्तृत अभिविन्यास कार्यक्रम की शुरुआत की गई थी? ठीक, तो कब की गई थी? 1986 में। ठीक, अगला क्वेश्चन है, भारत के देशव्यापी शिशु शिक्षा कार्यक्रम का संचालन कब किया गया? ठीक, तो कब किया गया था आपका? अक्टूबर 2 अक्टूबर 1975 में। ठीक, अगला क्वेश्चन देखिएगा, फ्री विद्यालय कार्यक्रम को आगे बढ़ाने हेतु किन अभिकरणों द्वारा कार्य किए जाते हैं? ठीक है, तो आपको किसके द्वारा किए जाते हैं? शिशु शिक्षा शिक्षा केंद्र के द्वारा, ठीक, और आंगनबाड़ी के द्वारा, यानी दोनों के द्वारा, उपरोक्त दोनों के द्वारा। ठीक, अगला क्वेश्चन है, संपूर्ण साक्षरता अभियान को कितने भागों में बांटा गया है? तो आपका जो क्वेश्चन है वो पूछा गया है कि संपूर्ण साक्षरता अभियान को कितने भागों में बांटा गया है। देखिएगा, पहला है आपका संपूर्ण साक्षरता व साक्षरता पूर्व के कार्यक्रम, सतत शिक्षा के कार्यक्रम, उत्तर साक्षरता कार्यक्रम, तो यह तीनों में बांटा गया है। ठीक है, यह तीनों कार्यक्रम इसके अंतर्गत आते हैं। अगला क्वेश्चन है, देखिएगा, कस्तूरबा गांधी विद्यालय योजना का संबंध है, ठीक है, आपका पूछा है कि कस्तूरबा गांधी विद्यालय जो योजना है वह किससे संबंधित है? तो आपकी प्राथमिक बालिका शिक्षा से, ये ध्यान दीजिएगा, बालिका है, जो कस्तूरबा गांधी विद्यालय है वह बालिकाओं के लिए है। किसके लिए है? बालिकाओं के लिए है। यह एक आवासीय विद्यालय की योजना है। ठीक, इसमें बालिकाएं रहती हैं, उनके रहने का प्रबंध, खाने पीने का प्रबंध, शिक्षा का प्रबंध सब सरकार करती है। ठीक, अगला क्वेश्चन देखिएगा, प्रोफेसर यशपाल समिति के का गठन भारत सरकार द्वारा किया गया, ठीक, कब किया गया यह पूछ रहा है। तो हम लोगों ने कल की क्लास में पढ़ा था 1992 में। अच्छा, वहां पे मैंने बस 1992 लिखा था, एग्जाम में अगर पूछे तो ध्यान दीजिएगा मार्च 1992 में। ठीक है, मार्च 1992 में, करेक्शन कर लीजिए,
वहां पे नोट डाउन कर लीजिएगा। अगला क्वेश्चन है, सर्व शिक्षा अभियान किस आयु वर्ग से संबंधित है? तो किस आयु वर्ग से संबंधित है? आपके 6 से 14 वर्ष के लिए। ठीक। अगला क्वेश्चन है, बहुत से व्यक्तियों की अपेक्षा थोड़े से व्यक्तियों को बहुत सा ज्ञान देना अच्छा है, यह कथन किसका है? तो यह कथन लॉर्ड मैकाले का है। ठीक। यही निस्पंदन का सिद्धांत है, यही छनाई का सिद्धांत, यानी छान छान के जो व्यक्तियों ज्यादा मतलब टैलेंटेड हैं उन्हीं को क्या किया जाए, शिक्षा दिया जाए, ताकि आप क्या हो कि बहुत से व्यक्तियों की अपेक्षा थोड़े से व्यक्तियों को बहुत सा ज्ञान देना अच्छा है। यह कथन किसका है? लॉर्ड मैकाले का है। ठीक है। अगला देखिएगा, संपूर्ण साक्षरता अभियान का प्रेरक वाक्य है। आपका जो संपूर्ण साक्षरता अभियान है उसका जो प्रेरक वाक्य है वो है एक पढ़ाए एक। ठीक। क्या है? एक पढ़ाए एक। अगला क्वेश्चन है, बेसिक शिक्षा अधिनियम 1972 का उद्देश्य है। ठीक। तो जो आपका बेसिक शिक्षा अधिनियम 1972 है उसका उद्देश्य क्या है? शैक्षिक कार्यक्रमों का प्रभावी क्रियान्वयन, यानी शिक्षा से संबंधित जो कार्यक्रम है उनको अच्छे से कार्य करवाना। ठीक। अगला क्वेश्चन देखिएगा क्या है, प्राथमिक विद्यालय में न्यूनतम आवश्यक सुविधाएं सुलभ कराने की योजना किसकी है? ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड योजना के अंतर्गत है। ठीक है। ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड योजना के अंदर क्या क्या होता है कि प्राथमिक विद्यालय में न्यूनतम आवश्यक सुविधाएं उपलब्ध कराई जाती हैं। ठीक। अगला क्वेश्चन है, विद्यालय स्तर पर शिशुओं की मांसपेशियों का विकास होता है। तो आपका जो क्वेश्चन पूछा गया है वो पूछा गया है कि किसके द्वारा शिशुओं की मांसपेशियों का विकास होता है? तो सृजनात्मक क्रियाकलापों के द्वारा। ठीक। अगला क्वेश्चन है, सर्व शिक्षा अभियान किस आयु वर्ग के बच्चों की शैक्षिक व्यवस्था से संबंधित है? तो आपका जो सर्व शिक्षा अभियान है वो 6 से 14 वर्ष के बच्चों की शैक्षिक व्यवस्था से संबंधित है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय योजना किस वर्ग की बालिकाओं में साक्षरता की स्थिति बेहतर बनाने के लिए है? तो इसमें देखिएगा, अनुसूचित अनुसूचित और अनुसूचित जनजाति के लिए। ठीक। अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए, अल्पसंख्यक वर्ग के लिए। तो इन तीनों वर्गों के लिए क्या है आपकी कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय योजना जो है उनकी शिक्षा को और बेहतर बनाने के लिए यह विद्यालय योजना चलाई गई। तो आंसर होगा उपयुक्त सभी वर्गों के लिए। ठीक। अगला क्वेश्चन है, सर्व शिक्षा अभियान के अंतर्गत संचालित होने वाले कार्यक्रमों के लिए वित्तीय सहायता प्राप्त है। देखिएगा फिर से क्वेश्चन, सर्व शिक्षा अभियान के अंतर्गत संचालित होने वाले कार्यक्रमों के लिए वित्तीय सहायता, यानी जो आपका जो सर्व शिक्षा अभियान है उसको वित्तीय सहायता कौन प्रदान करता है, यानी जो उसको फंड मिल रहा है वो कौन दे रहा है? तो आपका राज्य और केंद्र सरकार दोनों देता है। ठीक। क्यों देता है? क्योंकि आप सभी को पता है कि शिक्षा क्या है, एक समवर्ती सूची का विषय है। आई बात समझ में? देखिएगा, अगला क्वेश्चन है आपका, महात्मा गांधी ने महात्मा गांधी ने बुनियादी तालीम या बेसिक शिक्षा का प्रस्ताव रखा था। तो कब रखा था? 1937 में वर्धा सम्मेलन में। अभी हम लोगों ने पीछे पढ़ा था कि 1937 में वर्धा सम्मेलन में जो है इसकी नींव इन्होंने रखी थी। अगला क्वेश्चन देखिएगा, प्राथमिक विद्यालय में मध्यमान पोषाहार वितरण योजना यानी मिड डे मील कब शुरू की गई? तो आपका 15 अगस्त 1995 में यह शुरू की गई थी। ठीक। अगला देखिएगा क्या है, अगला क्वेश्चन है, हास्य की समस्या से आशय है। तो आपकी जो हास्य है उसकी समस्या का आशय क्या है कि हास्य को ही क्या बोलते हैं, अपव्यय भी बोलते हैं। तो बीच में ही विद्यालय छोड़कर जो बच्चे चले जाते हैं इसी को अपव्यय भी कहते हैं और इसी को हास्य भी कहते हैं। ठीक। अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रीय बाल श्रम परियोजना कब संचालित की गई थी? तो नवी पंचवर्षीय योजना में संचालित की गई थी। ठीक। अगला क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश के समस्त जिलों में स्कूल चलो अभियान
कब शुरू किया गया था? ठीक, तो कब शुरू किया गया था? वर्ष 2004 से शुरू किया गया। कब? वर्ष 2004 से। ठीक, अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रीय साक्षरता मिशन की स्थापना के बाद सर्वप्रथम संपूर्ण साक्षरता अभियान की घोषणा की गई, तो कहाँ की गई थी? केरल राज्य में। केरल राज्य में क्या हुआ था कि पूर्ण संपूर्ण साक्षरता अभियान के अंतर्गत यह केरल पूर्ण तरह से साक्षर हो गया था। ठीक, अगला क्वेश्चन है, पोषाहार वितरण योजना का उद्देश्य नहीं है, यानी मिड डे मील जो योजना है उसका उद्देश्य क्या नहीं है? तो बच्चों का विद्यालयों में ठहराव तथा वृद्धि करना, ये तो है। बच्चों को स्वस्थ करना, बिल्कुल है। शिक्षा में अपव्यय तथा अवरोधन को कम करना, ये तो बिल्कुल है। कुपोषण की समस्या को दूर करना, ये बिल्कुल नहीं है। क्या मिड डे मील योजना का यह उद्देश्य है कि बच्चों को कुपोषित न करने से बचाया जाए? तो ये बिल्कुल नहीं है। तो ये आपका पूछा है नहीं, तो नहीं वाला आंसर सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, राष्ट्रीय साक्षरता मिशन की स्थापना कब हुई थी? ठीक, पूछ रहा है आपका राष्ट्रीय साक्षरता मिशन की स्थापना कब हुई थी? तो सन 1988 में जो हुई थी। ठीक, राष्ट्रीय साक्षरता मिशन की स्थापना कब हुई थी? 1988 में हुआ था। अगला क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश में सभी के लिए शिक्षा परियोजना, ठीक है, कब लागू की गई थी? तो कब लागू की गई थी आपके? 17 मई 1993 से। उत्तर प्रदेश में सभी के लिए शिक्षा परियोजना 17 मई 1993 से यह लागू की गई थी। ठीक, अगला क्वेश्चन है, जब कोई बालक किसी भी अवस्था में प्राथमिक शिक्षा पूर्ण किए बिना ही विद्यालय छोड़कर चला जाता है तो वह क्या कहलाता है? हास्य कहलाएगा या फिर आपका अपव्यय कहलाता है? ठीक है, अपव्यय या हास्य एक ही होता है। अगला क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश में जिला प्राथमिक शिक्षा का कार्यक्रम प्रारंभ किया गया। ठीक है, क्वेश्चन ये पूछ रहा है कि जो उत्तर प्रदेश में जिला प्राथमिक शिक्षा का कार्यक्रम है वह कब प्रारंभ किया गया? तो कब प्रारंभ किया गया था आपका? 1997 98 में। ठीक, अगला क्वेश्चन देखिएगा, शिक्षा में अपव्यय तथा अवरोधन पर अपना सुझाव दिया था। तो आपका जो शिक्षा में अपव्यय तथा अवरोधन है इसमें जो सुझाव दिए थे वो हर्टांग समिति ने दिया था। कौन? हर्टांग समिति ने। ठीक है, सॉरी। राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद के मुख्यालय स्थित हैं। तो कहाँ स्थित है? नई दिल्ली में। ठीक, अगला क्वेश्चन है, बेसिक शिक्षा अधिनियम पारित हुआ। तो आपका जो बेसिक शिक्षा अधिनियम है वो कब पारित हुआ था? 1972 में। ठीक, अगला क्वेश्चन है, शिक्षकों हेतु राष्ट्रीय पुरस्कार का प्रारंभ किया गया। तो शिक्षक के लिए जो राष्ट्रीय पुरस्कार देना शुरू किया गया था तो वो कब शुरू किया गया था आपका? 1958 में। कब? 1958 में। ठीक, अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी योजना का शुभारंभ 15 अगस्त 1995 में किया गया? तो पोषाहार वितरण योजना यानी मिड डे मील योजना 15 अगस्त 1995 में शुरू किया गया। ठीक, अगला क्वेश्चन है, स्कूल चलो अभियान में किस कक्षा तक के बच्चों को आकर्षित करने की योजना बनाई गई थी? तो कक्षा 1 से 8 तक के लिए। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिएगा, स्कूल रेडीनेस कार्यक्रम यानी विद्यालय शिक्षा की तैयारी में निम्न क्षेत्रों पर बल दिया गया। तो देखिएगा किन किन क्षेत्रों में बल दिया गया? व्यक्तित्व एवं सामाजिक तैयारी, शैक्षिक तैयारी, मनोरंजनात्मक, सृजनात्मक तथा शाब्दिक अशाब्दिक भाषा कौशल। तो ये सभी पर बल दिया गया। ठीक, अगला क्वेश्चन है आपका, राष्ट्रीय बाल श्रम परियोजना NCLP इसका फुल फॉर्म है। ठीक है, संचालित की गई। तो कब संचालित की गई थी आपकी? नवी पंचवर्षीय योजना में। कब? नवी पंचवर्षीय योजना में। अगला क्वेश्चन है, पोषाहार वितरण योजना की निम्न विचार से प्रारंभ किया गया। तो आपका जो पोषाहार वितरण योजना है यानी जो मिड डे
यानी जो मिड डे मील योजना है उसका जो मुख्य विचार था शुरू करने का वो क्या था? तो सबसे पहला था आपका नामांकन संख्या बढ़ाने के लिए। बच्चे भोजन के लिए ही क्या करेंगे? स्कूल में एडमिशन कराएंगे और जब भोजन मिलेगा तो क्या होगा? बच्चे रेगुलर स्कूल आएंगे। ठीक, तो वही उनका मुख्य विचार था शुरू करने का। अगला क्वेश्चन देखिएगा। हास्य एवं अवरोध को रोकने के लिए तथा समप्राप्ति लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए प्रोत्साहन के अधीन कौन सी सुविधाएं प्रदान की जा रही हैं? यानी बच्चों को स्कूल में मतलब जो भी वह छोड़ के चले जा रहे हैं या एक ही कक्षा में बार बार फेल हो जा रहे हैं, तो उन सबको जो है क्या करने के लिए, इन सब कमियों को दूर करने के लिए कौन कौन सी सुविधाएं प्रदान की जा रही है? तो पहला तो स्कॉलरशिप दिया जा रहा है। ठीक, मिड डे मील दे मिड डे मील दिया जा रहा है। ठीक है, और निःशुल्क यानी बिना फीस के बुक्स, कॉपी और ड्रेस दिया जा रहा है। तो ये कौन सा होगा? सभी होगा। ठीक है, सभी ऑप्शन आपका सही होगा। अगला क्वेश्चन है, देखिएगा। देश के प्रत्येक जनपद में डाइट की स्थापना की संस्तुति किस राष्ट्रीय शिक्षा नीति के तहत किया गया? तो 1986 के द्वारा किया गया था। ठीक, अगला क्वेश्चन है, सभी को शिक्षा उपलब्ध कराने से संबंधित है। ठीक, सभी को शिक्षा उपलब्ध कराने से संबंधित है आपका ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड भी है, नवोदय विद्यालय भी है और जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण परिषद। तो उपयुक्त सही आपका आंसर होगा। ठीक, अगला क्वेश्चन है, बीईपी क्या है? तो बीईपी पूछ रहा है, तो बीईपी क्या है आपका? बेसिक शिक्षा परियोजना यानी बेसिक एजुकेशन प्रोजेक्ट। ठीक, अगला क्वेश्चन है आपका, मध्यमान भोजन यानी मिड डे मील योजना का उद्देश्य क्या है? तो बच्चों की नामांकन में वृद्धि करना। ठीक, अगला है बच्चों की विद्यालय में पूरी समय तक रोके रखना, स्कूल आने के लिए प्रेरित करना। तो ये आपका उपयुक्त सभी ऑप्शन सही होगा। ठीक है, देखिए क्वेश्चन आपका, ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड योजना का मुख्य सुझाव दिया गया। तो मैंने आपको ये क्वेश्चन कल ही कराया था, हालांकि सभी कल कराया था। तो ये राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 के द्वारा जो है यह सुझाव दिया गया था और 1987 में शुरू कर दिया गया था। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, एनपीईजीईएल में किस शिक्षा की सॉरी किस कक्षा की अपवंचित लड़कियों के अध्ययन करने का प्रावधान है? तो कक्षा 1 से 8 तक की लड़कियों के लिए। ठीक, कक्षा 1 से 8 तक की लड़कियों के लिए। अगला क्वेश्चन है, जनसाला कार्यक्रम के अंतर्गत कौन सी संस्थाएं वित्तीय सहायता प्राप्त कर रही हैं? तो कौन सी? यूएनडीपी भी कर रही है। ठीक, यूएनएसपीए भी कर रही है और आपका यूनिसेफ भी कर रही है। ठीक है, आई बात समझ में? तो उपयुक्त सभी। अगला क्वेश्चन है, केंद्रीय सलाहकार बोर्ड किसके नाम से जाना जाता है? तो आपका जो केंद्रीय सलाहकार बोर्ड है वो सार्जेंट योजना के नाम से जाना जाता है। ठीक, सार्जेंट योजना के नाम से। अगला क्वेश्चन है, उच्च अध्ययन शिक्षा संस्थान कहाँ स्थित है? तो आपका जो उच्च अध्ययन शिक्षा संस्थान है वो आपका प्रयागराज में स्थित है। ठीक, अगला क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश में मिड डे मील योजना यानी पका हुआ भोजन कब लागू की गई? आपका जो मिड डे मील योजना है वो यूपी में पूछ रहा है। कहाँ पूछ रहा है? यूपी में। तो यूपी में आपका 1 सितंबर 2004 से शुरू हुआ है। ठीक है, वैसे पूछे तो 15 अगस्त 1995 में। ठीक, लेकिन आपका यूपी में पूछ रहा है तो यूपी में 1 सितंबर 2004 से। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिएगा, कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय विद्यालय योजना भारत सरकार द्वारा कब प्रारंभ की गई? तो कब की गई? 2004 में। ठीक, सन 2004 में। अगला क्वेश्चन है, जिला प्राथमिक शिक्षा कार्यक्रम की क्या विशेषता है? तो आपका जो जिला प्राथमिक शिक्षा कार्यक्रम है उसकी विशेषता पूछ रहा है क्या है? तो शिक्षा में सबसे भागीदारी हो, शिक्षा में बराबरी पर, नए शैक्षिक प्रयोग पे। तो ये आपका क्या है? सारे आंसर सही हैं। यानी इन सभी चीजों की विशेष आपका जो जिला प्राथमिक शिक्षा कार्यक्रम है इसकी विशेषता ये तीनों है। ठीक, अगला क्वेश्चन है, अध्यापक शिक्षा हेतु नियामक संस्था है। तो कौन सी संस्था है? अभी हमने पीछे पढ़ा था एनसीटीई। कौन सा? एनसीटीई।
ठीक, अगला क्वेश्चन है, जिला प्राथमिक शिक्षा कार्यक्रम किसकी वित्तीय सहायता से संचालित किया जाता है? तो विश्व बैंक की सहायता से संचालित किया जाता है। ठीक, तो आज हम लोगों ने लगभग 56 क्वेश्चन बहुविकल्पी के किए हैं और बाकी जो क्वेश्चंस था वो हमने लघु उत्तरी का किया है और अति लघु वो आप अपने से करेंगे। ठीक, इसका जो पीडीएफ है वो कल ही मैंने टेलीग्राम के चैनल पे डाल दिया है। अच्छे से क्वेश्चंस पढ़िए और उनका आंसर आप खुद लिखिए। थोड़ा प्रैक्टिस करेंगे तो आंसर आपके माइंड में सेट हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए अब मिलते हैं अगली क्लास में। अब जो है हम सामाजिक विज्ञान पढ़ेंगे। ठीक, वर्तमान भारतीय हो गया और ये पेपर 2 आपका प्रारंभिक शिक्षा भी हो गया। अब एक ही सब्जेक्ट बचा हुआ है, सामाजिक विज्ञान। ठीक, और बहुत सारे बच्चों को इंग्लिश में दिक्कत आ रही है, तो मैं बार बार बोल रही हूँ कि प्लेलिस्ट में आप जाइए, वहां पे आपको सारी क्लासेस मिल जाएंगी, मैथ से संबंधित सारे टॉपिक मिलेंगे। ठीक, साइंस का जो है 3 स्पेशल क्लास चला है, बायो केमिस्ट्री फिजिक्स करके होगा वहां पे, वो 3 क्लास आप कर लीजिए, आपके लिए वो बहुत ज्यादा इनफ हो जाएगा पास होने के लिए। ठीक है, तो प्लेलिस्ट चेक करिए, वहां पे सारी क्लासेस हैं। और इंग्लिश में मैंने आपको सारी क्लासेस करा दी है, नाउन प्रोनाउन कराया है, एडजेक्टिव कराया है, ठीक, डिग्री कराया है, डायरेक्ट इनडायरेक्ट कराया है, और जो है एक्टिव वाइज पैसिव वाइज भी कराया है, और एक स्पेशली क्लास मैंने इंग्लिश वीडियोलॉजी की कराई हुई है। ठीक है, तो प्ले लिस्ट में जाइए, वहां पे क्लासेस चेक करिए और अच्छे से पढ़ाई करिए। चलिए फिर क्लास को यहीं एंड करते हैं, अब मिलते हैं अगली क्लास में जो कि सामाजिक विज्ञान की होगी। Okay, thank you.